नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। बीते कुछ दिनों से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और इस गिरावट ने अब शेयर बाजार के साथ साथ आम आदमी की टेंशन को भी पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। आज इस करेंट अफेयर की सीरीज में पूरा का पूरा इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में रहने का कारण यही है क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले 87 रुपये के आसपास, जो 87 रुपये के आसपास एक ऐतिहासिक निचले स्तर पे यहाँ पे आ गया है। और रुपए में यह जो गिरावट है अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए 2014 में तो थी यहाँ पे 61 रुपीज़, और अभी 2025 में लगभग 11 साल बाद ये यहाँ पे बढ़ के हो गया है 87 रुपीज़। डॉलर के कंपैरिजन में तो ये टूटता ही जा रहा है, अभी जो कि 87 के आसपास आ चुका है। अब जाहिर सी बात है कि यह जो गिरावट है भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने को फिलहाल पटरी से ज़रूर उतार दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग गिरावट की बात कर रहे हैं और मूल्यांकन डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या इसके परिणाम होते हैं, पूरा पूरा हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत ने अपना पहला अवमूल्यन और रुपए में जो लगातार जो गिरावट दर्ज यहाँ पे की जा रही है, ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय आपको जान के बहुत ही अतिशयोक्ति होगी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो रुपए की कीमत उस समय अमेरिकी डॉलर के बराबर थी, क्योंकि उस समय भारत की बैलेंस शीट पर कोई विदेशी ऋण नहीं था, फॉरेन डेब्ट नहीं था। लेकिन अब यही है कि एक नवनिर्मित देश के लिए चीज़ों को तो आगे बढ़ाना है। बहुत सारी जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, उसको लागू करना है। 5 ईयर प्लान यहाँ पे लाया गया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे अब ज़रूरी हो गया कि अब यहाँ पे रुपए का अवमूल्यन किया जाए। हालाँकि इतने बड़ी मात्रा में अवमूल्यन नहीं हुआ, लेकिन देख रहे हैं कि ग्राफ थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, क्योंकि 1947 से लेके 1962 तक आज़ादी के बाद भी भारत ने एक निश्चित दर वाली मुद्रा प्रणाली को अपनाने का फैसला किया था। और यही कारण है कि डॉलर के सापेक्ष में देखेंगे तो रुपया का जो गिरावट है बहुत अधिक नहीं था। लगभग देखेंगे तो उस समय कुछ खास नहीं था, ठीक है, बहुत नॉमिनल था। लेकिन 1962 में और 1965 में, क्योंकि दो बड़ा ये भारत के लिए कह सकते हैं कि ट्रेजिडी वाला ईयर रहा है, क्योंकि चीन ने अटैक कर दिया 1962 में। 1965 में जस्ट यहाँ पे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, जिसके वजह से भारत के बजट पर घाटा, मतलब एक तरह बजटीय घाटा का प्रभाव पड़ा, जिससे सरकार को डॉलर के मुकाबले मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। और वो जो अवमूल्यन है यहाँ पे 1966 में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये लगभग आपको 7.5 के आसपास, 7 से 8 रुपीज़ के बीच था। 1970 के दशक तक आते-आते, चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार की जो स्थिति बनी हुई थी यूएसए और सोवियत रूस के बीच, धीरे-धीरे देखेंगे तो यूएसए उसमें जीतते जा रहा था। और आगे चल के अब उसका जो ट्रेड था या फिर उसका जो इन्फ्लुएंस था यूएसए का बढ़ता चला गया। और अब इस ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली की जगह यहाँ पे डायरेक्ट रुपया का जो कंपैरिजन है, जो उसकी वैल्यू है यहाँ पे अमेरिकी डॉलर से किया जाने लगा। अब यहीं से शुरू होता है सिलसिला कि तेज़ी से गिरना, कि कैसे अब अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में यहाँ पे रुपया पूरी तरीके से गिर रहा है। तो 1975 में देखेंगे तो थोड़ा बहुत गिरा, लगभग 8.39 के आसपास था ये डेटा। और 1985 में पुनः इसकी अवमूल्यन करने की ज़रूरत पड़ी, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे 12 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन अब 1990 तक आते-आते भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि 1991 में नई आर्थिक नीति लाया गया। और नई आर्थिक नीति लाने का जो सबसे बड़ा कारण था कि उस समय देश में हाई इन्फ्लेशन और विकास दर बेहद ही कम थी। फॉरेनर, मतलब होता है ना यहाँ पे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर 3 सप्ताह के इम्पोर्ट को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त नहीं था। और इन परिस्थितियों में अब ज़रूरत यही था कि अब भारतीय मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया जाए, उसका अवमूल्यन किया जाए। और हुआ भी। 1 रुपया, ध्यान रखिएगा, 1 रुपया जो डॉलर के मुकाबले, 1 डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो तेज़ी से उसको मतलब गिराया गया। लगभग ये आके चला गया था 70 रुपीज़ के आसपास, 70.9 रुपीज़ के आसपास था। अब उसके बाद से नई आर्थिक नीति को लाया गया।
तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे-धीरे अब इतनी जो ड्रास्टिक जो चेंज है, भारत ने कभी देखा नहीं था। तो आगे चल के बहुत अधिक छेड़छाड़ रुपया से नहीं किया गया। 1793 तक, सॉरी 1993 तक आप लोग देखेंगे तो मुद्रा को बाज़ार के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे छोड़ दिया गया है। जैसे मार्केट चल रहा है वैसे-वैसे मुद्रा का फ्लो यहाँ पे चलता रहेगा। और एक्सचेंज रेट को बाज़ार द्वारा निर्धारित करने के भी यहाँ पे छूट कर दी गई थी। जैसे-जैसे मार्केट परफॉर्मेंस करेगा वैसे-वैसे मुद्रा का वैल्यू या तो अप होगा या तो फिर डाउन होगा। साथ ही अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप के प्रावधान भी यहाँ पे किए गए थे। और इस साल फिर से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन किया गया, $1 के मुकाबले आप लोग देखेंगे तो लगभग 1995 के आसपास ये ₹30 का जो आंकड़ा था ये बिल्कुल क्रॉस कर चुका था। और उसके बाद से लगातार डिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती, मतलब करनी पड़ी। जैसे कि 2000 से लेके यहाँ पे 2010 के बीच देखेंगे तो 40 से ₹50 के बीच ये फ्लक्चुएट पूरी तरीके से करते रहा। और जैसे कि 2014 मैंने बताया था 61 के आसपास आया हुआ था, और अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये चला गया है 87 के आसपास। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर रुपए का अवमूल्यन या फिर किसी भी मुद्रा का अवमूल्यन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आजकल बहुत सारे देश यहाँ पे कर भी रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक देश है जापान। जापानी येन का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। देखिए, जापान को बड़ी मात्रा में अपनी वस्तुओं को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो व्यापारिक जो पक्ष होता है हमेशा जापान के पक्ष में ही होता है यहाँ पे, ठीक है? ख़ासकर किसी भी देश से जब वो व्यापार कर रहा होता है। तो जापान अपनी वस्तुओं का अधिकतर मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट जापान को बहुत कम करना पड़ता है। ऐसे में जापान चाहता है कि हम अपनी वस्तुओं को विदेशी मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाए रखें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जापानी येन का यहाँ पे डिवैल्यूएशन कर दिया जाए। डिवैल्यूएशन कर दिया जाए, चूँकि जितनी बड़ी मात्रा में जापान अपने वस्तुओं को एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा, बड़ी मात्रा में उसको क्या प्राप्त होगा? येन प्राप्त होगा। तो इसीलिए आज अगर येन की वैल्यू अगर आप सर्च करेंगे बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो जापान के लिए काफ़ी अच्छा है। चूँकि जापान को जो भी येन के रूप में प्राप्त हुआ, अब उसको बाय नहीं करना पड़ रहा है, आयात नहीं करना पड़ रहा है बहुत सारी वस्तुओं का, जिसकी वजह से जापान फ़ायदे में रहता है। अब दिक्कत क्या है भारत के साथ कि देखिए, भारत अभी भी बहुत सारी वस्तुओं को लेके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पूरा का पूरा सारी जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप जैसी वस्तुओं को पूरा करने के लिए इतना आसान नहीं है कि भारत खुद से यहाँ पे पूरा कर पाए। तो भारत को बड़े मात्रा में यहाँ पे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आयात करना पड़ता है। अब यही समस्या है आपको। अब जब भारत को आयात करना पड़ता है तो भारत को इसके बदले कुछ न कुछ देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा विदेशियों को। अब ऐसे में क्या है कि अगर हम जापान की तरह अपने रुपए का अगर हम लोग डिवैल्यूएशन करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें निर्यात ही नहीं करना है, एक्सपोर्ट ही नहीं करना है, बल्कि हमें आयात भी करना है। और वैसे में भारत के साथ यहाँ पे समस्या आ सकती है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से देखेंगे तो खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, जिसकी वजह से रुपए का, ठीक है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, रुपए में गिरावट आ रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में भारतीय रुपए में गिरावट आने के संभावित कारण यहाँ पे कौन-कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कारण की। अंतर्राष्ट्रीय कारण में अमेरिका में तेज़ी से बदलती नीतियाँ। ये है यहाँ पे नवनिर्मित अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी इनका शपथ ग्रहण यहाँ पे होने वाला है। देख पा रहे हैं इनके कैप में लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी जो नीति काफ़ी फेमस हुई थी, अमेरिका फर्स्ट की नीति, और ये दोबारा क्या कह रहे हैं तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब स्वाभाविक सी बात है कि इनके आते ही, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका में तेज़ी से कई सारे पॉलिसीज़ में यहाँ पे बदलाव किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि उसमें कूटनीतिक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अमेरिका नेतृत्व के पिछले दृष्टिकोणों से एक बड़ा बदलाव आया हुआ था। तो जब पहली बार पहले टर्म में जब आया था तो दूसरा में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दूसरे कार्यकाल में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मार्केट अभी भी उथल-पुथल, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाए,
डोनाल्ड ट्रंप की जो भी यहाँ पे पॉलिसीज हैं, ठीक है, क्या रहने वाली है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी, यही है फेडरल रिजर्व बैंक। इसी से तो बोला जाता है ना कि देखिए चाचा चौधरी, ठीक है, कि जब अमेरिका को जुकाम होता है, ठीक है, तो पूरा देश सीखता है, यहाँ पे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये है ब्याज दरों में बढ़ोतरी, फेडरल रिजर्व, यही है अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है ना कि कहीं भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अभी समझिए कि भारत में जो भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो फिर व्यक्ति भागे भागे जाएगा बैंक के पास कि लो हमारा भी पैसा जमा कर लो। अब इसमें भी वही हो रहा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, फेडरल रिजर्व बैंक जब इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ा रहा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर भारत जैसे उभरते बाज़ारों से पैसा निकाल कर अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। तो जब भारत से पैसा ही चला जाएगा तो समस्या आएगी ही आएगी। तीसरा है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता, क्योंकि अभी भी ग्लोबल मार्केट उतना स्टेबल नहीं है, जैसे कि रसिया यूक्रेन वार अभी भी चल रहा है, मध्य पूर्व में अस्थिरता हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो इधर चीन और ताइवान के बीच ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से जो तेल के दामों में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है, वैश्विक मंदी का डर बना रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर एक इंसान को सेफ एंड सिक्योर इकोसिस्टम चाहिए कि कहीं भी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा डूबे नहीं, और ऐसे में अमेरिका से बेहतर देश यहाँ पे कोई मिल ही नहीं सकता है। तो ये एक अच्छा विकल्प के रूप में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कारणों में। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल में तेज़ी हो गई, मतलब तेज़ी हो गया यहाँ पे देख पा रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अभी देखा जाए तो लगभग 3% की यहाँ पे वृद्धि आई हुई है, जो पिछले 3 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, क्योंकि यूक्रेन में चल रही कार्रवाइयों के बीच रूसी तेल पर अमेरिका ने कई सारे यहाँ पे सैंक्शन लगाया हुआ है। रूसी तेल पे नहीं, रूस पे भी सैंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके वजह से स्वाभाविक सी बात है कि अब उसका जो क्रूड ऑयल का यहाँ पे जो प्राइस है बढ़ने वाला है। तो अक्टूबर 2024 से ही देखेंगे तो ये लगभग $80 प्रति बैरल के आंकड़ा को यहाँ पे छू गया है। तो स्वाभाविक से है कि भारत इतना बड़ा क्रूड ऑयल का आयात करने वाला इंपोर्टर के रूप में मौजूद है, तो भारतीय रुपया में इफेक्ट आएगा ही आएगा। तीसरा है यहाँ पे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पैसा निकालना। अभी मैंने इसको अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के संदर्भ में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि हर व्यक्ति चाहता है कि अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट मिले, उसका जो इन्वेस्टमेंट है कहीं डूब ना जाए किसी न किसी वजह से। क्यों लगाएगा कोई, ठीक है, मतलब ख़राब जगह पे क्यों लगाएगा, अब कोई यूक्रेन और रूस में क्यों लगाएगा, उसी तरीके से कोई मध्य पूर्व के देशों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा। तो ऐसे में अमेरिका एक काफ़ी एंड सेफ एंड सिक्योर कंट्री नज़र आता है बाकी सारे इन्वेस्टरों को। उसके बाद है यहाँ पे व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इम्पोर्ट आप अधिक कर रहे हैं, ऐसे में आपका व्यापारिक संतुलन पूरी तरीके से बढ़ जा रहा है। और यहीं पे ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा अभी, ठीक है, दोनों ही ग्राफों से आप लोग पता लगा रहे होंगे कि अभी देख पा रहे हैं अप्रैल 2024 में ये था लगभग, देख रहे हैं यहाँ पे 30.31, और ये दिसंबर में आ गया 38। वैसे ही यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या का कारण बन के आता ही आता है, जब इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। व्यापार घाटना मतलब बढ़ने से रुपए पर पूरी तरीके से दबाव पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। उच्च मुद्रास्फीति के कारण रुपए की क्रय शक्ति पूरी तरीके से कम हो जाती है। जब रुपए की क्रय शक्ति ही यहाँ पे कम हो जाएगी, इससे जो भी विदेशी इन्वेस्टर हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचाते हैं, एक बड़ा फैक्टर ये भी है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव, अभी मैंने आपको बताया रसिया यूक्रेन युद्ध हो गया, चीन ताइवान हो गया, ऐसे सिचुएशन के बीच देखेंगे जहाँ पे तनाव जैसी स्थिति बनी रहती है, वैश्विक स्थितियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती रहती है। फॉरेन जो भी इन्वेस्टर है ऐसी स्थितियों में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालने लग जाते हैं। ट्रस्ट यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। भारत में भी कई बार, ठीक है, वो उठा-पटक का दौर चलते रहता है, हालाँकि उतना बड़ा जो चेंज है भारत में देखने के लिए नहीं मिलता इन सारी चीज़ों को लेके। उसके बाद से है यहाँ पे रिज़र्व बैंक की नीतियाँ, आरबीआई पॉलिसीज़। अगर आरबीआई पर्याप्त मात्रा में डॉलर का प्रबंधन नहीं करता है तो भी रुपए पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। रुपए को छाप के तो इसे पूरा नहीं किया जा सकता है।
इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि भारत से अधिक वस्तु को एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बना रहे और आरबीआई को कोई ऐसा एक्शन लेना ना पड़े। इसके अलावा और भी कई सारे स्थानीय कारक हैं, जैसे कि जीडीपी का कम हो जाना। जीडीपी के साथ-साथ एक छोटा-सा फैक्टर ये भी है, जिससे कि राजनीति का स्थिरता कह सकते हैं या फिर आगामी चुनाव का प्रभाव, जैसे कि लोकसभा चुनाव में ये तो बस हाथी का दाँत है, दिखाने के लिए है, जबकि जो खर्च होता है बहुत बड़े मात्रा में होता है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पे माना गया कि 1.35 लाख करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे खर्च हुआ। तो इतनी बड़ी मात्रा में खर्च हो रहा है और वो बदले में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ़ ठीक है 4 पहियों वाली कुर्सी मिल रही है। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो उससे यहाँ पे देश को नुकसान होता ही होता है। अब यहाँ पे जब अवमूल्यन हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा? देखिए अवमूल्यन का जो प्रभाव होगा दोनों संदर्भ में आपको समझना होगा। जैसे कि अवमूल्यन से जो लाभ होगा, ठीक है? सकारात्मक लाभ के तौर पे देखा जाए तो जापान इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। एक्सपोर्ट में जब वृद्धि होगा, अवमूल्यन से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक्सपोर्ट जब निर्यात से अधिक, ठीक है? मतलब सॉरी, जब निर्यात में वृद्धि होगा, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो रुपया कमज़ोर हुआ है, चूँकि डिवैल्यूएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बड़े मात्रा में जब निर्यात कर रहे हैं, सपोज़ करिए $1 निर्यात कर रहे हैं, हमें डॉलर में पैसा मिल रहा है। अब उस डॉलर को जब हम रुपया में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो चूँकि रुपया ऑलरेडी गिरा हुआ है, रुपए में अधिक मात्रा में हमें हमें पैसा मिल रहा है। तो इससे जो कंट्री किसी भी देश को अगर निर्यात कर रहा है, तो उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी आप सोच के देखिए कि भारत जैसे देशों को अगर अधिकतर मात्रा में अगर आयात करना पड़ जाए, तो समस्या तो होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे अवमूल्यन से दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सकारात्मक भी है और यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव भी हमें दिखाई देती है। अब डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से बैलेंस करके लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? कुछ डेटा के माध्यम से इसे ज़रूर दिखाने का प्रयास करें कि आखिर कैसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि नकारात्मक प्रभाव में जैसे क्रूड ऑयल को आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो कि ठीक है, भारत बहुत बड़ा आयातक देश के रूप में मौजूद है, तो उस क्रूड ऑयल को बाय करने के लिए बड़े मात्रा में यहाँ पे डॉलर से ही चुकानी पड़ेगी। हालाँकि अभी कुछ देशों के साथ अभी एमओयू वगैरह यहाँ पे चला है यहाँ पे, ठीक है, संधि वगैरह हुआ है कि भाई उनका जो पेमेंट है, हम पूरी तरीके से रुपए में कर पाएँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैसे हम लोग जानेंगे कि रुपया कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, ठीक है? छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके लिए एक शब्द आता है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज रेट, इसी को मुद्रा विनिमय दर बोलते हैं। देखिए मुद्रा जो विनिमय दर होता है, करेंसी जो एक्सचेंज जो रेट होता है, इसका अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत से होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें $1 प्राप्त करने के लिए अगर ₹50 देने पड़ते हैं, तो वहीं उसका क्या हो जाएगा, मुद्रा विनिमय दर हो जाएगा, अर्थात $1 इक्वल टू, ठीक है, $1 रुपये इक्वल टू $1, ₹50 इक्वल टू $50, तो वही होता है मुद्रा विनिमय दर। मुद्रा विनिमय दर ही अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो बाइंग और सेलिंग का एफोर्डेबिलिटी पूरी तरीके से निर्धारित करती है। अब किन मापदंडों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है नीर और दूसरा है यहाँ पे रीढ़, ठीक है? यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए, नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है? इसमें देखिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने लगभग 36 व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपए की नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट को सारणीबद्ध यहाँ पे किया हुआ है। पूरा पूरा आपको लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल मिल जाएगा 36 देशों के साथ। यह एक प्रकार की भारित सूचकांक है, अर्थात इसमें उन देशों को अधिक महत्व दिया जाता है जिनके साथ भारत का जो व्यापार अधिक है। इस सूचकांक में जो कमी है रुपए के अवमूल्यन को दर्शाती है पूरी तरीके से, जबकि सूचकांक में बढ़ोतरी रुपए के मूल्य में अधिमूल्यन को, अर्थात उसको एप्रिसिएशन को यहाँ पे दर्शाती है। अब नीर के अतिरिक्त जो चीज़ें यहाँ पे रीढ़ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, नीर के अतिरिक्त यहाँ पे रीढ़ जिसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे बोला जाता है,
ये भी देखेंगे ना तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है? अदरवाइज़ लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोनों को आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आखिर कैसे यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है या मजबूर हो रहा है। इसका फ़ॉर्मूला भी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आरबीआई रुपए का प्रबंधन कैसे करता है, ठीक है? तो आरबीआई देखिए रुपए का जो प्रबंधन करता है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली, ठीक है? फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली किसी देश की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति और मांग के आधार पर तय होती है। इस प्रणाली में मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव यहाँ पे हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि जब मुद्रा की मांग बढ़ती है, जब डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक रुपए के अवमूल्यन की अनुमति देता है। डिमांड अधिक होना मतलब कि भाई अब किसको क्या करो, रुपए को पूरी तरीके से डिवैल्यूएशन करो। पूरी तरीके से डिवैल्यूएशन करेंगे तो रुपए का वैल्यू घट जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पे डॉलर हमको मिलेगा और डॉलर को जब एक्सचेंज करेंगे रुपया में तो इसका वैल्यू ऑलरेडी कम है, तो रुपया का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब रुपया हमें अधिक मिलेगा। अब यही जो रुपया है आप समझिएगा आप लोग, ठीक है, यह विदेशी पूंजी जब देश में आती है तो आरबीआई सामान्य तौर पर रुपए का अत्यधिक मजबूत होने से भी रोकता है। चूँकि जब भारत के पास अधिक पैसा आ गया, आरबीआई के पास अधिक पैसा आ गया, तो रोने मतलब कंट्रोल यहाँ पे करती है। क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि भारत को अब क्या करना है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इम्पोर्ट भी बड़े मात्रा में क्या करना है। और ऐसे में अगर कंट्रोल नहीं किया तो समस्या आएगी ही आएगी। एक्सपोर्ट को, ठीक है, बनाए रखने में समस्या आएगी। इंपोर्ट करने में भी यहाँ पे समस्या आ सकती है, क्योंकि बड़े मात्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोविड के पश्चात आरबीआई की रणनीति में क्या क्या परिवर्तन आया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे निश्चित विनिमय दर रणनीति। 2022 और 2024 के मध्य देखेंगे आप लोग तो आरबीआई ने अपने दृष्टिकोण लगभग स्थानांतरित किया और कारण यही था कोविड, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि ठीक है और डिजास्टर के तौर पे आया हुआ था। केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार बेचकर विनिमय दर को स्थिर पर बनाए रखा हुआ था कोविड के दौरान। भले ही चालू खाता जो घाटा है यहाँ पे, करेंट जो डेफिसिट है यहाँ पे, करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जा रही है, तो भले ही चालू खाता घाटा बढ़ रहा हो और पूंजी प्रवाह बाहर जा रहा हो, यद्यपि हाल ही में रुपए में तीव्र जो डिवेल्युएशन हुआ है उससे पता चलता है कि आरबीआई के पूंजी बहिर्वाह और विशेष रूप से कच्चे तेल के इंपोर्ट की बढ़ती लागत के कारण अपने प्रतिबंधित या फिर प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर दृष्टिकोण को पूरी तरीके से निर्धारित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक संदर्भ में भारत की विनिमय दर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो भारत की स्थिति हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि जब भी हम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको बीआईएस यहाँ पे बोलते हैं, उसके द्वारा 62 देशों के डेटा का विश्लेषण करते हैं तो भारत विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। क्यों ध्यान आकर्षित करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, भारत पे। जैसे कि नंबर 1 है सांकेतिक रुपया कमजोर होने के बावजूद भारत की वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि हुई है, जो वैश्विक दर पर एक असामान्य स्थिति है। उसी तरीके से अधिकांश अन्य देशों में देखेंगे तो सांकेतिक और वास्तविक विनिमय दरें एक ही दिशा में बढ़ती या घटती है। इसके विपरीत भारत में सांकेतिक अवमूल्यन ने अनुपातिक वास्तविक अवमूल्यन नहीं किया, जिससे मुद्रा अवमूल्यन द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का पारंपरिक तंत्र पूरी तरीके से जटिल हो गया। अब इसके लिए मार्कअप लगाया जाता है। बढ़ते मार्कअप और मुद्रास्फीति की यहाँ पे भूमिका क्या हो सकती है, अब इसमें देखेंगे तो 2010 के मध्य से भारतीय फर्मों के लिए मार्कअप बढ़ रहा है। इसीलिए कंपनियां उपभोक्ताओं पर उत्पादन लागत का बोझ बढ़ा रही है, जिससे मुद्रास्फीति का पूरी तरीके से दबाव बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि यदि रुपया कमज़ोर भी हो जाए तो भी कंपनियां ऊंचे मार्कअप से यह सुनिश्चित हो जाता है कि घरेलू मूल्यों में वृद्धि की स्थिति बनी रहेगी, जिससे एक्सपोर्ट
प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाने में मूल्यह्रास की प्रभावशीलता में यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है बढ़ते मार्कअप और मुद्रास्फीति की भूमिका को डिफाइन करना, और ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ना यहाँ पे तो चेक एंड बैलेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है? दोनों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे आगे की राह यहाँ पे क्या हो सकती है? देखिए, भारत की भविष्य की दिशा को देखते हुए अपनी विनिमय दर रणनीति पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि कुछ पॉइंट मैंने शामिल किया है। दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करें। इसका क्या मतलब है? तो मुद्रास्फीति हो गया, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट, इसके अलावा वृद्धि और पूंजी प्रवाह को संतुलन करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिक सुसंगत नीति की आवश्यकता है। दूसरा है यहाँ पे लक्षित हस्तक्षेप। बाजार की अनिश्चितता और अत्यधिक मुद्रा उतार चढ़ाव से बचने हेतु आरबीआई को अपने हस्तक्षेप में अधिक पारदर्शिता और रणनीतिक बदलाव यहाँ पे लाना चाहिए। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक यहाँ पे पर ध्यान भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रा प्रबंधन घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ाए बगैर अपने एक्सपोर्ट प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक लक्ष्य का समर्थन करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? बड़े मात्रा में चीज़ों को एक्सपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट कब होगा यहाँ पे? पूरा पूरा इसके लिए, ठीक है, शानदार स्किल चाहिए, बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के खिलाफ में स्किल्ड लेबर चाहिए। इसके अलावा है यहाँ पे आरबीआई का हस्तक्षेप। अभी मैंने बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर रुपए को स्थिर करने की कोशिश करता है। निर्यात भी देख लिया हमने, और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, क्योंकि जितना हम लोग कम से कम इंपोर्ट करेंगे खासकर क्रूड ऑयल को, इसके जगह एक अल्टरनेटिव मार्गों पे यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो तभी जाके यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्यूरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।